discuss on Unit 4 topics like e-commerce, then PE, finding of PE in cross-border e-commerce, then impact on customer duties or custom duties, and what about the taxation policy in India. So these are the basic or outlines of Unit 4. So first of all, what is e-commerce? Let me explain first what is e-commerce. The desired balance between interest of government and taxpayer can't stated better than the word of पालकीवाला. देखिए ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, पालकीवाला नाम के जो व्यक्ति है उन्होंने ये वर्ड्स दिए हैं कि आपका बैलेंस बिटवीन होना चाहिए. किससे बैलेंस होना चाहिए? जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट का, दोनों का टैक्स बैलेंस होगा, यानी कि उसका बैलेंस होगा, उसका सही ढंग से काम करेगा लाइक दिस, इसके जैसा, तो वो उसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बेटर होगा. ऐसा स्टेटमेंट पालकीवाला ने दिया था और उसका डिटेल स्टेटमेंट इस तरह से है. टैक्सेस आर द लाइफ ब्लड ऑफ एनी गवर्नमेंट. जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, जो टैक्स गवर्नमेंट हमारा ले रही है, वो ब्लड है. किसके लिए लाइफ ब्लड? हमारी गवर्नमेंट के लिए. बट इट कांट बी स्ट्रेट दैट ब्लड इज टेकन फ्रॉम वेनिंग्स ऑफ द टैक्स पेयर एंड देयरफॉर ट्रांसफ्यूजन हैज टू बी अकम्प्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा वेन में से पूरा ब्लड निकाल दो. उसको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए. टैक्स पे करते करते उसको ऐसा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि ये सर ये पूरा मेरा जो मुनाफा हो रहा है वो पूरा मुनाफा भी ये टैक्स में ले जा रहे हैं, और ये कारण बन सकता है आपका अनजस्टिस हो जाते हैं या फिर अनफेयर प्ले कर सकते हो. अगर ये पूरा आप बैलेंस कर रहे हो, यानी कि आप जो इनकम ले रहे हो उसके सामने आपको टैक्स सही ढंग से पे कर रहे हो और गवर्नमेंट उसका सही ढंग से यूटिलाइज कर रही है, तो वो जस्टिस कहेगा, वो फेयर प्ले कहलाएगा. ऐसा बात पालकीवाला ने बताया था ई कॉमर्स के वेबसाइट्स को आगे बढ़ाने के लिए. सो पहला चीज आता है इंटरनेट हैज चैलेंज. इतना सारा चेंज हो गया है इंटरनेट में आज के दिनों में जो आप देख रहे हो, और देयर आर अ लॉट्स ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कंसेप्ट लाइक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. आपको और मुझे भी मालूम है कि बीच में इतना सारा ऑनलाइन शॉपिंग लोग करने लगे थे, तो हमारे छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं जो हमारे नज़दीक में लोकल और वोकल, वहाँ पे उनकी खरीदारी कम हो गई थी, और खरीदारी कम होने के कारण वो अपना जीवन सही ढंग से कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे. तो क्या हुआ, वहाँ पे आपका जैसा जीएसटी लगता था वैसा ऑनलाइन जितने भी सारे शॉपिंग कर रहे हो वहाँ पे भी अब जीएसटी लगने लगा है. यानी कि ऐसा नहीं है कि ओनली एंड ओनली आप जब लोकल प्रोडक्ट परचेज करते हो फ्रॉम लोकल बाजार और वहाँ से ही आपको जीएसटी लगेगा, वैसा ही आप अपने कहीं और जगह से परचेज करेंगे वहाँ पे भी आपका टैक्स लगने लगा है. सो गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व की गवर्नमेंट होती है, आर ग्रैपलिंग विद द वेरियस इश्यू ऑफ टैक्स रेज बाय ई कॉमर्स. यानी कि ई कॉमर्स के लगता जितना भी सारा इश्यू टैक्सेशन वो था, वो गवर्नमेंट, सभी वर्ल्ड की गवर्नमेंट मिलकर ये आगे सोच कर बैठी है, और उसमें से कई सारे क्वेश्चंस थे. दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन नंबर 1 ये था, whether the long standing concept of permanent establishment in tax theoretics is relevant in this age where business activity can be carried out from anywhere without having PE in such a place. आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं पहले समझा देता हूँ. PE का मतलब है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. परमानेंट एस्टैब्लिश का मतलब ये है कि आपका बिजनेस कहाँ से आप उसको रन कर रहे हो, पहली बात, कितने सालों से कर रहे हो, दूसरी बात, और कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, तीसरी बात. प्लीज अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है यानी कि आप परमानेंट बिजनेस कर रहे हो, वो चीज कितने सालों से कर रहे हो, हाउ मेनी एजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, एंड कौन सी एक्टिविटी उस पर्टिकुलर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कौन सी एक्टिविटी है. फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं पे भी करो. फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस कर रहे हो, अमेरिका में बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, चाइना में बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, या फिर अफगानिस्तान से बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग करवा रहे हो,
यानी कि वेदर आवर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज ऑफ टैक्सिंग नॉन रेसिडेंट प्लेयर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। देखिए, अमेजॉन नाम की कंपनी इंडिया की नहीं है, वो किसी और देश में से अपना बिजनेस यहाँ चला रही है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे कई सारे ई कॉमर्स बिजनेस अभी फिलहाल चल रहे हैं जो नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट यानी कि वो इंडिया के नहीं है। ऐसे कई सारे ई कॉमर्स, अगर वो ई कॉमर्स इंडिया के नहीं है तो उसको हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के दायरे में कैसे ले आ सकते हैं? वो चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि वो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स हो गया। क्रॉस बॉर्डर यानी कि वो तो हम ऐसा कहेंगे, हमने तो अमेरिका में टैक्स पे किया, हम आपको इंडिया में क्यों टैक्स पे करें? तो वैसा भी क्रॉस बॉर्डर क्वेश्चंस आ सकता है। वेदर द कस्टम ड्यूटी शुड बी इम्पोज्ड ऑन क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। मान के चलो मैंने कल या परसों मैंने एक आइटम मंगवाया, मैंने मोबाइल मंगवाया, मैंने किसी का टॉयज मंगवाया, या फिर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साड़ी या मेरा पैंट परचेज किया। अब मैं परचेज कर रहा हूं तो उसमें ड्यूटीज लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? क्या वो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे कितना कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सेटअप कमिटी। ये जो ई कॉमर्स का जितना भी ट्रांजैक्शन चल रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसका कमिटी बनाया, कमिटी बिठाया, और वहां पे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने वहां पे तय किया, उसको रिजोल्यूशंस किया। सो वो कमिटी का नाम था कंवरजीत सिंह कमिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, कंवरजीत सिंह कमिटी। रिसेंटली February 2001 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। उनके कंवरजीत सिंह ने, कमिटी के मेंबर ने एक रिपोर्ट सबमिट किया 2001 में, और जो रिपोर्ट उन्होंने जिसको सबमिट किया वो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीडीटी कहा जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको सीबीडीटी कहा जाता है, और वो सर्टेन रिकमेंडेशंस आपका एक्सेप्ट करती है ई कॉमर्स के लिए और उसको टैक्सेशन फॉर्म में कन्वर्ट करती है। सो होमवर्क इज बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कई सारा होमवर्क कर लिया है रिगार्डिंग टू ई कॉमर्स। सो गवर्नमेंट हैज क्रिएट balance between economic growth and generation of revenue from information technology global environment। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है उसमें से भी उसको थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिल जाए तो वो बेनिफिट हमारे देश के लिए अच्छा होगा। वैसा फॉर्मेट सीबीडीटी से आ गया। अगर हम किसी चीज को परचेज करते हैं और उसका थोड़ा सा भी टैक्स हम पे करते हैं तो वो टैक्स का यूटिलाइजेशन हमारे लिए या हमारे फ्यूचर के लिए वो गवर्नमेंट उसका यूज करे, ऐसा बैलेंस यहाँ से उसको लगने लगा। सो कहाँ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का कंसेप्ट आता है? प्लीज अंडरस्टैंड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये पी का मतलब क्या है? पी स्टैंड्स फॉर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अब परमानेंट एस्टैब्लिश का मतलब क्या है, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, रेसिडेंट ऑफ पर्सन और सोर्स ऑफ इनकम। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी इनकम कहाँ से आ रही है। दीज आर द टू फंडामेंटल प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड अबाउट पीई, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे कहाँ से इनकम मिलती है, वहां आपका परमानेंट एस्टैब्लिश को हेल्प करने के लिए काम आता है। सो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, एग्जाम्पल के तौर पे, एंड इंडियन रेसिडेंट इज लायबल टू टैक्स ऑन हिज ग्लोबल इनकम। आप कहीं से भी इनकम करो, चाहे आप अमेरिका में जाके इनकम करो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाके इनकम करो, चाहे आप वर्ल्ड के कोने में जाके इनकम करो, तो आप टैक्स को लायबल करते हो, आपको टैक्स पे करना चाहिए। एज अ गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक आपको एज अ रेसिडेंट होने के कारण आपको टैक्स पे करना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी ग्लोबल इनकम करते हो। दूसरा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट यानी कि आपका सिटीजनशिप इंडिया का नहीं है, ऑन हिज इनकम, आपका इनकम पे हम कैसे टैक्स ला सकते हैं? तो देखिए, रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया।
आप नॉन रेसिडेंट हो, आपकी इनकम कहीं से भी इंडिया से आ रही है तो वहां पे भी टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी आप अमेरिका में रहते हो और आपका बिजनेस इंडिया से चल रहा है, आपने कई सारा बेनिफिट्स इंडिया से लिया, तो जो बेनिफिट लिया उसके ऊपर आपका टैक्स लग सकता है। अराइज और डीम टू बी अराइज टू हिम इन इंडिया, जब तक आप रहे और आप जहां से ये सारा चीज मुनाफा ले रहे हो उसी एरिया, अगर वो इंडिया का है तो आपको वहां पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इफ ए यानी कि पर्सन रेसिडेंट ऑफ कंट्री एक्स, ए नाम का पर्सन कोई कंट्री एक्स में रह रहा है और अर्न्स बिजनेस इनकम इन कंट्री वाई, एक्स में रह रहा है लेकिन वाई के अंदर बिजनेस कर रहा है और वाई के अंदर से वो इनकम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। मान के चलो कि अमेजॉन का प्रेसिडेंट XYZ वो फिलहाल अमेरिका में रहता है और वो बिजनेस करता है भारत में यानी कि इंडिया में, और इंडिया से वो इनकम कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। सो ही मे टैक्स ट्वाइस, उसको दो प्रकार के टैक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि जहां पर वो रह रहा है वहां पे भी टैक्स आएगा और जहां से वो इनकम कर रहा है वहां से भी टैक्स आएगा। फॉर एग्जांपल, उसका बिजनेस चल रहा है इंडिया में तो इंडिया में भी टैक्स आएगा, और जहां वो रह रहा है अमेरिका में तो वहां से भी टैक्स आएगा। सो द लॉ ऑफ कंट्री एक्स मे टैक्स हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंट। अब देखिए, ये जो लॉ होते हैं वो डिपेंड्स ऑन कंट्री होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी बात हो रही है कंट्री एक्स यानी कि जहां वो रह रहा है, जहां वो रह रहा है वहां से उसका टैक्स लग सकता है। तो लॉ ऑफ कंट्री एक्स में टैक्स हिम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट, जो जहां रह रहा है वहां से कर सकता है। एट द सेम टाइम अब दूसरे टाइप पे देखें तो लॉ ऑफ कंट्री वाई ऑल्सो टैक्स हिम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अमेरिका, फॉर एग्जांपल मैंने जैसा एग्जांपल लिया था अमेजॉन का प्रेसिडेंट को लिए, अमेजॉन का सीईओ के लिए, वो अमेरिका में रह रहा है तो उसका इनकम वहां का भी टैक्स लगेगा, भारत में बिजनेस कर रहा है तो भारत का भी टैक्स लगेगा। तो ये प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है। सो कहाँ उसका टैक्स नहीं लगना चाहिए या फिर उसको क्या दोनों प्रकार के टैक्स देने पड़ेंगे। सो हाउ टू अवॉइड सच अ डबल टैक्सेशंस, हमको ये इस प्रकार के डबल टैक्सेशंस वाले चीज को कैसे इग्नोर करें, कैसे अवॉइड करें। सो देखिए वहां पे क्या आया, TTAA, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, TTAA बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि टू अवॉइड सच अ प्रॉब्लम, सच अ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, द सिस्टम ऑफ डबल ट्रांजेक्शंस अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसका नाम देखिए, DTAA का नाम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हैज बीन इन्वॉल्व, यानी कि वहां पे एक ऐसा चीज आ गया जहां पे आपको डबल टैक्सेशन लगता है, वहां पे इसका सॉल्यूशंस मिलता है। So DTAA has a main principle that is permanent establishment, यानी कि आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है वो तय करना है। So क्या करेगा, TTAA यानी कि treaties which many countries have entered into their major trading partner, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कौन से कंट्रीज आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। Based on that they are incorporate and applied your permanent establishment, यानी कि आपका बिजनेस पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बर्मा में या फिर नेपाल में, इंडिया में, श्रीलंका में चल रहा है, तो वो सारे कंट्रीज का सभी सारा प्रकार का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर तय करेंगे कि आपको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, कॉर्पोरेट किया जाए या नहीं किया जाए। सो जनरली अंडर द टैक्स ट्रीटीज, यानी कि जब आप टैक्स कर रहे हो, कंट्रीज अप्लाई द सोर्स बेस्ड टैक्सेशंस, गिव अप देयर टैक्सिंग राइट्स, जहां पे आपका इनकम हो रहा है उसी कंट्री को वहां पे टैक्स पे करना चाहिए, ऐसा सब लोग मानते हैं, ऐसा सब लोग जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिजनेस प्रॉफिट अराइज इन अ कंट्री वाई, आपका बिजनेस जो चल रहा है वो कंट्री वाई में चल रहा है और यू आर द रेसिडेंट ऑफ कंट्री एक्स, आप एक्स नाम के कंट्री के रहने वाले हैं, यानी कि सिटीजनशिप है, यानी कि आप इंडिया में रहते हो और आपका इनकम यानी कि आपका बिजनेस
अमेरिका में चल रहा है। सो कांट बी टैक्स इन अ कंट्री वाई, आप वहां पे वाई के अंदर यानी कि आपके दूसरे देश के अंदर आप वहां पे टैक्स पे नहीं कर सकते अनलेस पीई एग्जिस्ट इन कंट्री वाई। जब तक आपका पीई एग्जिस्ट ना हो जाए वाई में, तब तक आप वहां पे वाई के अंदर आप अपना टैक्स पे नहीं कर सकते। मतलब आपका सिटीजन कहाँ का है वहां आपको टैक्स पे करना चाहिए, ऐसा ये स्टेटमेंट बता रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स ट्रीटीज यानी कि आप कहाँ के हो, रॉयल्टी इनकम अराइज आउट फ्रॉम द कंट्रीज एक्स even if earned by resident Y will be subject matter will holding the tax in country X। So इसी प्रकार से आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी आप रॉयल्टी या फिर इनकम या फिर प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन आपका सिटीजन कहाँ का है वहां आपको ये सारा इनकम यानी कि इनकम के बेस पर टैक्स पे करना चाहिए। ऐसा ये एग्जाम्पल आपको समझा रहा है, यानी कि आपका परमानेंट एस्टेब्लिश कहाँ का है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना चाहिए। सो सर पी क्या है, तो पी का मतलब ये है, देखिए अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आप कहाँ से उसको मैनेज कर रहे हो, अ ब्रांच आपका ब्रांच कहाँ से है, एन ऑफिस आपकी ऑफिस कहाँ है, अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप, अ माइन, अ क्वारी, other places of extraction of natural resource or building a site or assembly project which exists more than certain period। अगर आपका बिजनेस 6 से 12 मंथ के बीच में किसी और जगह से, जगह का नाम बताया, जो जगह से वो चल रहा है वो आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ से टीचिंग करवा रहा हूँ, 6 और 12 मंथ मेरे हो चुके हैं, तो मेरा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट गुजरात कहलाएगा जो इंडिया के अंदर है। तो मेरा टैक्स गुजरात की सरकार को या फिर इंडियन सरकार को जा रहा है। तो ये उसका परमानेंट एस्टैब्लिश का डेफिनेशन है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपका मैनेजमेंट, आपका ब्रांच, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, आपका वर्कशॉप, आपका माइन, आपका क्वारी, जो भी हो, जो प्लेस में आप उस रिसोर्स को यूज करते हो, जो प्लेस पे आप उसका साइट बनाते हो, जो प्लेस पे आप उसका असेंबली प्रोजेक्ट करते हो, वहाँ अगर आपको 6 से 12 मंथ हो चुके हैं तो आपका वो एरिया आपका परमानेंट कहलाएगा, यानी कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पे कंसीडर किया जाएगा। सो इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर द सेक्शन 90 of Income Tax Act has been authorized to enter into the double tax avoidance agreement with the other country। ऐसा एक एक्ट बनाया जो जिसका शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा DTAA, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस को एग्रीमेंट किया दूसरे देशों के साथ। और उसके 2 मॉडल्स है, प्लीज अंडरस्टैंड, उसके 2 मॉडल। पहला मॉडल जिसको कहते हैं OECD मॉडल ट्रीटी और दूसरे मॉडल को कहते हैं यूनाइटेड नेशंस मॉडल ट्रीटी। प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। OECD मॉडल को क्या कहते हैं, एडॉप्टेड बाय डेवलप्ड नेशंस एंड देयर एम्बेसीज, एम्फासिस इज ऑन द रेसिडेंसी बेस्ड टैक्सेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, रेसिडेंसी बेस्ड टैक्सेशन। OECD मॉडल ये कहता है कि आपका रेसिडेंसी कहाँ है वहां आपको टैक्स लगना चाहिए, जबकि यूनाइटेड नेशंस मॉडल ट्रीटमेंट क्या कहता है, एम्फासिस इज ऑन द सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, यानी कि जहां से आपको इनकम हो रहा है वहां आपको टैक्स पे करना चाहिए, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक मॉडल पे काम करना पड़ेगा। OECD मॉडल आपका परमानेंट रेसिडेंसी कहाँ है वहां से टैक्सेशन लग सकता है, यूनाइटेड नेशन मॉडल ऐसा कह रहा है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ का है वहां से आपको टैक्स लग सकता है। सो मतलब क्या, उसका ऑब्जेक्टिव टू एनकरेजिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले तो उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेंट कीजिए, एनकरेज कीजिए कि दोनों में से कोई एक जगह वो टैक्स पे करे, प्रिवेंट उसके अवॉइडेंस का, उसके इवेजन का, उसके ग्रांट का, उसके अवेल टैक्स का, क्रेडिट का प्रिवेंट करना, इसलिए DTAA आया। यानी कि आप कोई एक जगह पे आप अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हो, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप अमेरिका में हो, दोनों कहीं पे भी देशों में नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या होगा, आपका क्रेडिट नहीं रहेगा। सो आपका अवॉइडेंस प्रिवेंट होना चाहिए, आपको कहाँ पे करना चाहिए वो भी उनको बताना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशंस,
ऐसे कई सारे पे करने वाले बहुत क्रेडिट वाले भी होते हैं, वो उनको पे करना है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट, दोनों अलग अलग देशों की गवर्नमेंट कह रही है कि हमको पे कीजिए, दूसरा वाला हमको पे कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो टैक्स पेयर है उसको किसको पे करना चाहिए, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन मोड में आ जाता है। इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन द टू डिफरेंट टैक्सेस अथॉरिटी। यही प्रॉब्लम आगे जाकर क्या होता है कि कौन सी अथॉरिटी को उसको पे करना चाहिए, अमेरिकन टैक्स में पे करना चाहिए या इंडियन टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। तो वहां पे भी ये इम्प्रूव आ सकता है, ये DTA के कारण। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द ड्यूअल टैक्सेस। अगर आप दोनों जगह से आप टैक्सेस को रिलीव कर रहे हो, यानी कि दोनों में से कोई एक जगह ही आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हो, तो बाहर के देशों के लोग जो इन्वेस्टमेंट हमारे डेवलपिंग कंट्री में करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसके कारण ये सारा DTA बना है, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना है, जो आपको कई सारा बेनिफिट्स दे रहा है। प्रमोट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके कारण प्रमोटिंग भी मिलता है, आप कई सारी अच्छी सर्विसेज, अच्छे गुड्स दूसरे देशों में बेच सकते हो, दूसरे देशों में उसको सेल भी कर सकते हो। प्रोवाइड क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलती है कि मुझे क्रॉस बॉर्डर बिजनेस करना है तो कहाँ पे करना पड़ेगा और कहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। स्पेसिफिक रूल्स, आपको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, कौन से दो कंट्री में से मुझे रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कहाँ पे कम टैक्स लगेगा, वो भी आप सोचकर अच्छा वाला यूज कर सकते हो। टू एग्जामिन द सर्टेन इनकम्स इन बोथ कंट्री, आप ये भी चेक कर सकते हो कि कहाँ मुझे कौन सी इनकम एक्सेप्शन में मिल रही है, यानी कि कौन सी इनकम को वहां पे टैक्स के दायरे में नहीं आता, वो भी आप DTA का बेनिफिट ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट फॉर द रिडक्शंस एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑन सर्टेन इनकम्स। ऐसा भी कई सारे देशों में है कि आपकी इतनी इनकम टैक्स पे किया है तो आपको इतना रिबेट मिलता है, यानी कि वापस रिटर्न टैक्स मिलता है। तो ऐसे भी कई सारी कंट्री अपना अपना टैक्स रेट्स बढ़ाकर घटा भी सकती है और घटाकर बढ़ा भी सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके कई सारे टैक्सेस जो डायरेक्ट टैक्स मिलते थे वो अब इंडियन नेशन एक्ट के मुताबिक एक ही बन चुके हैं, जो इंडिया लेवल पे एक ही हो रहा है, और उसको भी धीरे धीरे रिडक्शन मोड पे ले जा रहा है। तो अब ये DTA है क्या, मैं उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ, उसका वर्चुअल टूर करवाता हूँ कैसे होता है। डबल टैक्सेशन, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स जो आप एक से ज्यादा दो ज्यूरिडिक्शन में, यानी कि उसके न्यायाधीश के न्यायालय में सेम इनकम, सेम एसेट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वहां आता है। डबल टैक्सेशन कहाँ आएगा, जरा ध्यान से रखिएगा। सेम इनकम होगा, आप रह रहे हो इंडिया में, इनकम कर रहे हो अमेरिका में, तो वहां पे आपका ये इनकम, वहां पे आपका वर्चुअल टूर आपको लगेगा। एसेट्स आपका कॉमन होगा, वहां पे आपको ये वर्चुअल टूर का आपको प्रॉब्लम लगेगा, या फिर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दोनों कंट्री में एक होगा तो वहां लगेगा। सो लेट मी गिव यू अ टूर फॉर दिस प्रोग्राम। मैं आपको टूर पे ले जा रहा हूँ, जरा देखिए। उसके बाद इनकम टैक्स एरिया का जो मैं बता रहा हूँ, DTA का पेज है, देख लीजिए यहाँ पे DTAA.ASPX, और यहाँ पे आपका कई सारा कौन से कंट्री के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है वो यहाँ देख सकते हो। अफगानिस्तान, अफ्रीकन कंट्री, अल्बानिया, आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, साथ में कई सारी कंट्रीज का लिस्ट है, आप यहाँ पे पेजेस वाइज देख सकते हो। और दोनों कंट्री के बीच में कितना टैक्सेशन के लिए कितना रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं, वो सभी यहाँ पे ऑनलाइन मेंशन किए हैं। यानी कि जब आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हो तो कौन से प्रकार का बिजनेस या कैसे आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे वो यहाँ पे दिए हैं। देख लीजिए, बहरीन का है, बांग्लादेश का है, सभी प्रकार के कंट्री के साथ, भूटान के साथ किया है। तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो कौन से टाइप का आपको लिमिटेड का चाहिए, कौन से प्रकार का आपको टैक्स पे करना है DTA, कौन सी कंट्री के साथ आपको देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ले जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल आइसलैंड। तो आइसलैंड के लिए कौन से प्रकार का टैक्स उन्होंने सेट किया है, तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको सभी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसका पर्टिकुलर आर्टिकल वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगा, कौन सी जगह पे कौन से पर्टिकुलर
डिवाइस पे, कौन सी थिंग पे क्या क्या, जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो उसके साथ कौन जुड़े हुए, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और उसके हिसाब से आप अपना बिजनेस चला सकते हो। इसके लिए ये चीज आपको बहुत सारी हेल्प करेगी, जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सभी इंफॉर्मेशन रखे हैं। ये पेज का नाम है